Hello everyone, welcome in Let's Crack GATE and ESE Mechanical YouTube channel. And my name is Kuldeep Singh Rathod, GATE 2020 AR 29 in Mechanical Engineering Streams. In GATE 2019, I secured AR 478 in Mechanical Engineering Streams. I also qualify ISRO and Coal India written examinations. So one of my friends today come to provide their knowledge and their preparation strategy, planning and everything. So आज हम उनसे बात करेंगे और उनके बारे में जानना चाहेंगे. और डेफिनेटली ये सेशन जो है रिकॉर्डेड सेशंस है, लेकिन ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है. अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको काफी ज्यादा चीजें सीखने को मिलेगी. एक टॉपर्स का आपको प्रॉपर तरीका आपको प्रोवाइड होगा एंड आपको आइडिया लगेगा कि कैसे आपको तैयारी करना चाहिए. एंड जो आशीष है, इन्होंने कॉलेज के साथ ही प्रिपरेशन शुरू कर दी थी. कॉलेज में जब ये 4th ईयर में थे तभी प्रिपरेशन करी थी और उसके साथ ही इन्होंने अप्रोक्सीमेटली कॉलेज के साथ 2200 रैंक हासिल की. उसके बाद में इन्होंने वापस 1 ईयर का ड्रॉप लिया और ड्रॉप के साथ इन्होंने अपनी रैंक को इम्प्रूव करके 377 रैंक हासिल की है. इसके बाद इन्होंने आईआईटी में एमटेक के लिए अप्लाई किया और उनको वेराइटी ऑफ आईआईटी से कॉल आया है. ओके, तो इनको काफी एक्सपीरियंस है एमटेक के रिगार्डिंग भी कि आईआईटी में एडमिशन प्रोसीजर कैसे होते हैं. तो वो सब आपसे आज ये शेयर करेंगे. और अभी करंटली आईआईटी बॉम्बे में मास्टर्स इनका स्टार्ट हो चुका है और पीएसयू के जो भी कॉल वगैरह है इनको भी आने लगे हैं. तो डेफिनेटली इनका जो एक्सपीरियंस है आपको काफी हेल्प करेगा. एंड चलिए बात करते हैं आशीष से. तो सबसे पहले आशीष, हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको बताएं, आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए, जैसे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से कॉलेज से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और कब आपने प्रिपरेशन करने का सोचा था. Thank you, sir, for inviting me on this YouTube channel. Thanks a lot. I am Ashish. Currently, I am pursuing my master's in thermal and fluids engineering from IIT Bombay in mechanical engineering department. I completed my BTech in mechanical engineering from YMCA University, Faridabad in 2019. In my final year, I appeared for GATE examination and I secured 2237 rank. And then basically I took a drop of 1 year and this year I secured 377 rank. And currently I am in IIT Bombay in thermal and fluids engineering. That was a nice achievement, Ashish. Like काफी सारे कम स्टूडेंट्स होते हैं जो गेट के साथ में प्रिपरेशन कर पाते हैं, कॉलेज के साथ में ही अपना अच्छा रैंक लेके आ पाते हैं. तो काफी कम ही ऐसे स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करते हैं. बेसिकली 1-2 इयर्स के बाद तो काफी लोग रैंक लेके आते हैं, लेकिन कॉलेज के साथ में मैनेज करना काफी ज्यादा आसान नहीं होता है स्टूडेंट्स के लिए. तो बेसिकली आशीष का जो एक्सपीरियंस है वो आपको काफी हेल्प करेगा. इस वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों. मैं उनसे 1-to-1 उनकी सारी क्यूरी पूछूंगा जो आपको काफी हेल्प करेगी. सो आशीष, आपका कॉलेज बैकग्राउंड कैसा था? यानी कि आप कॉलेज में एवरेज स्टूडेंट थे या फिर कॉलेज के भी टॉपर हुआ करते थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे या फिर बैक बेंचर थे? तो जो भी आपका कॉलेज का रहा था वो आप बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को. नहीं सर, कॉलेज में एक्चुअली अप टू 3rd ईयर मेरा एकेडमिक्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था. तो एक्चुअली जो कॉलेज में सीजीपीए वगैरह ये भी मेरा इतना अच्छा नहीं था. इट वाज एवरेज टाइप, सीजीपीए वाज आल्सो एवरेज. तो और कॉलेज में आपको पता ही है इतना वहाँ पढ़ाई भी कम ही होता था. तो मेरा इतना इंटरेस्ट वहाँ पे एकेडमिक्स की तरफ नहीं था. बट फाइनल ईयर में मैंने देखा कि मैंने डिसाइड किया कि जो भी हमारे पास यहाँ कंपनीज आ रही हैं, ये सारी या तो आईटी कंपनीज आती थी या फिर नॉन कोर कंपनीज आती थी. तो मुझे लगा कि यदि मैं गेट में यदि अच्छा कर सकता हूँ, और वो टेक्निकल बैकग्राउंड होता है. 11th-12th में मेरा फिजिक्स में अच्छा इंटरेस्ट था और फिजिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग थोड़ा कॉम्बिनेशन बनता है कि सब्जेक्ट्स जो 11th फिजिक्स के होते हैं वो सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी थे. तो उससे गेट का जब मैंने सिलेबस देखा तो मुझे लगा कि हाँ, ये डुएबल है. इसमें जो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स वाला, थर्मोडायनेमिक्स वाला, स्ट्रॉम वाला, तो जो मैकेनिक्स वाला पोर्शन मेरा अच्छा भी था फिजिक्स से, तो मुझे लगा कि हाँ, ये मैं अच्छा कर सकता हूँ. कॉलेज में चलो इतना प्रिपरेशन नहीं किया है अप टू 3rd ईयर, लेकिन फाइनल ईयर में मैं इस सिलेबस को अच्छे से निपटा सकता हूँ. तो फिर मैंने इन द डिसाइड किया कि इन माई लाइक 7th सेमेस्टर में तो ये पेपर आपका हमारा होता था मतलब फरवरी में 8th सेमेस्टर के आसपास. तो मैंने फाइनल ईयर में ही डिसाइड कर लिया था हाँ ये करना है. तो फिर मैंने सिलेबस स्टार्ट किया और धीरे धीरे चीजें फिनिश करना स्टार्ट की. टेस्ट सीरीज भी दी. तो उसमें फिर प्रॉब्लम्स बहुत सारी आई कि जैसे स्टार्टिंग में मार्क्स नहीं आते थे या फिर और भी वो तो प्रॉब्लम्स आई, लेकिन वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होती गई और एक अच्छा जर्नी रहा कुल मिला के. या
तो बेसिकली जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं उनको किस तरीके से तैयारी करना चाहिए, क्या उनका प्लान होना चाहिए। तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हर एक स्टूडेंट्स को आती है। और जैसा कि आशीष हम लोगों ने काफी टाइम शेयर भी किया है, 1 महीने 2 महीने लगभग हमने कॉमन स्टडी भी की थी ड्यूरिंग माय फर्स्ट अटेम्प्ट 2019 के टाइम में। उस टाइम आप कॉलेज में 4th ईयर में थे आई थिंक। तो सामने कॉमन पहले पे हमने काफी रिवीजन वगैरह किए थे। और डेफिनेटली उस टाइम मुझे देख के आपको क्या लगता था, लाइक मतलब क्या सोचते थे आप उस टाइम पे? क्योंकि आपने मेरी वो एक्चुअल हालत देख रखी थी जब मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा था। तो काफी सारे स्टूडेंट्स हाँ, को उस टाइम पे मतलब आपका जो मतलब यू आर वेरी हार्ड वर्किंग एट दैट टाइम, और मतलब प्रॉपर जो एक मतलब एक जो रूटीन को फॉलो करना होता है, उसमें आप बिल्कुल स्टिक टू योर रूटीन थे कि हाँ ये करना है तो करना ही है। तो मतलब उसको देख के हाँ लगता था, मोटिवेशन होता था कि हाँ भाई हमें भी ऐसा करना चाहिए। हमें भी जो आइडल टाइम है, जो टाइम वेस्ट करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। हमें भी एक प्रॉपर रूटीन को फॉलो करना चाहिए। तो हाँ, वो लाइक जो आपका हार्ड इन वर्क द था। मॉर्निंग टाइम आई हैव ए मेमोरी, लाइक हम लोग मॉर्निंग टाइम में जो फ्लैट होता था सबसे, जो लाइब्रेरी की सबसे ऊपर वाली छत होती थी, वहां पे हम फॉर्मूले वगैरह रिवाइज किया करते थे। तो डिस्कस करते थे, हाँ याद है वो। बेसिकली देर आर द लॉट्स ऑफ द थिंग्स, क्योंकि हम ऐसे तैयारी करते हैं तो काफी सारे हमें अच्छी सर्किल भी चाहिए। तो आपने तो प्रिपरेशन फेस भी देखा है जब मेरी रैंक भी नहीं आ रखी है, तो डेफिनेटली आपको तो मैं अच्छे से जानता हूँ। तो काफी जो स्टूडेंट्स है उनको भी इस चीज का बेनिफिट मिले, तो वो इसीलिए मैंने आपका आज सेशन रखने की कोशिश की है। तो आशीष, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसने अभी तक कोई प्रिपरेशन की नहीं है, या फिर वो गेट 2022 को टारगेट कर रहा है, या फिर 2023 को टारगेट कर रहा है, मतलब उसका फ्यूचर प्लान है। तो उसके अगर वो अभी रिसेंटली स्टार्ट करने की सोच रहा है, तो उसके सामने स्टार्टिंग में क्या प्रॉब्लम उसके माइंड में आती है, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस करता है? क्योंकि आपने जब प्रिपरेशन की होगी तो आपके माइंड में भी काफी सारी चीजें आई होगी कि प्रॉब्लम्स आई होगी। तो वो क्या प्रॉब्लम आपको फेस हुई थी, अपना एक्सपीरियंस आप बताएंगे, और उन प्रॉब्लम को कैसे आपने ओवरकम किया, उसका भी कोई सोल्यूशन अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। यस सर, जैसे स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया कि कॉलेज में तो इतना जो बेसिक्स थे वो मेरे इतने स्ट्रांग नहीं थे। लेकिन जब हम फिर डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ हमें गेट के लिए ये सिलेबस है, हम सिलेबस को देखते हैं और उससे रिलेटेड फिर हम एक एक सब्जेक्ट को उठाते हैं, और जो भी हम फिर उसको क्लैरिटी होते रहता है कि जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट्स पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है। तो शुरू में हम ऐसा नहीं कर सकते कि स्टार्टिंग में ही हमने क्वेश्चन उठा लिए, फिर वो क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, फिर हमें डिमोटिवेशन फील होता है। तो स्टार्टिंग में जो हमारा थियोरेटिकल वाला पोर्शन है, थ्योरी जैसे कोई कॉन्सेप्ट है थर्मोडायनेमिक्स में, जैसे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, एंट्रोपी, तो हमें कॉन्सेप्ट पे पहले फोकस करना है। यदि वो उसको तसल्ली से पढ़ लेना है, यदि फिर वो हमारा हो जाता है, फिर उससे रेलिवेंट क्वेश्चंस भी हमारे बनते रहेंगे। तो स्टार्टिंग में मेरा यही एडवाइस रहेगा कि आप थोड़ा कॉन्सेप्ट पे अच्छे से फोकस करें, उस पे कमांड हो जाएगी, तो फिर रेलिवेंट क्वेश्चंस जो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हमारे सॉल्व होते जाएंगे, और फिर कॉन्सेप्ट बिल्डअप भी होते जाएंगे उनके साथ साथ। तो मुझे भी स्टार्टिंग में ऐसा ही प्रॉब्लम आया था कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन उठा रहा था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन उठाएंगे या फिर बिना प्रिपरेशन के यदि हम टेस्ट देंगे तो उसमें मार्क्स नहीं आएंगे, फिर डिमोटिवेशन होगा। तो आप ऐसा ना करें। स्टार्टिंग में जो रेलिवेंट थ्योरी है, जो हमारा सिलेबस है, जो भी टॉपिक, जो भी चैप्टर है जिसका आप टेस्ट दे रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आप एक पेज के ऊपर लिखें कि हाँ इसमें ये कॉन्सेप्ट है और इसमें मुझे ये आता है। तो वो सेल्फ एवेल्युएशन होता है ना, वो अपने आप ही मोटिवेट करता है। जब हम उस टॉपिक, यदि मुझे उसको सेल्फ एवेल्युएशन कर रहा हूँ और उसको मैं एक ब्लैंक पेज पे लिख के देख रहा हूँ कि हाँ मुझे इस टॉपिक में इतना आता है, तो फिर हमें वो चीजें सेल्फ मोटिवेट करती है और सब्जेक्ट पे कमांड भी बनती है। हाँ जी आशीष, डेफिनेटली जो आपने एक्सपीरियंस किया है वो ईच एंड एवरी जो टॉपर्स होगा या फिर जो अच्छा रैंक लेके आएगा वो फेस करता है, और इसी तरीके का कुछ उनका यूनिक प्लान होता है। अगर हम प्लान एंड स्ट्रेटजी की बात करें तो हर एक जो टॉपर होता है वो अलग तरीका होता है, उसका ऐसा कोई फिक्स रूटीन नहीं है कि हम एक तरीका हम फॉलो करें। लेकिन ये है कि आप सबका एक्सपीरियंस को जान सकते हैं, और उस एक्सपीरियंस से जो चीज आपको आप अप्लाई करके देखिए, अगर आपको 1-2 डेज में उससे कुछ आउटपुट मिल रहा है तो आप उसको कंटिन्यू करिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि अंधाधुंध किसी को भी फॉलो करने आप लग जाए, क्योंकि होता है क्या है कि हर एक इंसान के ऊपर अलग ही स्ट्रेटजी अप्लाई होती है। अभी मान लीजिए मैं और आशीष आपको कुछ सजेस्ट करें कि जो आपका स्ट्रेटजी होगा उसमें आपको ये फॉलो करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो हो सकता है कि आपके ऊपर वो प्लान लगे ना। ठीक है,
तो अगर रियली जेन्युइनली बात किया जाए तो ऐसा है कि हम अंधाधुंध किसी को फॉलो ना करें। जो भी हमारे पास जो इश्यू होते हैं उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी जो चीजें है वो आपके लिए पॉजिटिवली आपके लिए आ रही है, या फिर अगर मान लीजिए किसी टॉपर ने आपको रिवीजन प्लान बताया है तो आप उसको एक बार अप्लाई करके देखिए। अगर आपका वो अप्लाई हो रहा है, आपको आउटपुट मिल रहा है, तो उसको आप फर्दर कंटिन्यू करिए। अब आपने उसका प्लान को फॉलो कर रहे हो लेकिन आपको कुछ आउटपुट नजर नहीं आ रहा है, अब वो आउटपुट नजर आपको पहचानना पड़ेगा कि आउटपुट कैसे नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में कई चीजों के आउटपुट नहीं आते हैं, एंड में आते हैं, लेकिन आपको लग रहा है उससे, उसको देख के आपको लग रहा है कि आपको कुछ हासिल हो सकता है इससे, तो आप उसको अप्लाई करिए, ठीक है। पर ऐसा नहीं कि आप बार बार एक ही प्लान है अगर आपने सोच लिया तो उसको चेंज करते जाओ, ये काफी सारा बड़ा इश्यू होता है। कि जैसा आशीष आपका भी एक्सपीरियंस रहा होगा कि हम कुछ प्लान बनाते हैं, फिर उस प्लान को हम थोड़े दिन बाद सोचते हैं ये प्लान गलत है, फिर हम मॉडिफाई कर देते हैं। मतलब हमने सुबह प्लान बनाया, शाम को मॉडिफाई कर देते हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम भी काफी सारे स्टूडेंट्स को होती है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस हाँ रहा है? देखिए, स्टार्ट यस यस, हमें इतना मतलब स्ट्रांग भी अपने आप के साथ रॉबर्ट्स तो यदि हम है नहीं कि हमें बिल्कुल ही वन आवर या बिल्कुल 1 आवर का ये करना है, फिर उसके अगले 1 आवर में ये, फिर अगले 1 आवर में ये। तो उसमें क्या होता है कि बहुत बच्चों को, बहुत दोस्तों को डिफिकल्टी होती है कि क्योंकि हमारा प्लान कुछ होता है कि इस 1 आवर में हमें 20 क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन फिर वो क्या पता नहीं भी हो पाते हैं। तो यदि फिर वो नहीं होते हैं तो फिर आपको उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस वगैरह वो तो आप अपने प्लान के हिसाब से करते रहिए, लेकिन जो आपने एक रूटीन बनाया है, एक रोड मैप बनाया है ना, एटलीस्ट वो फॉलो जरूर होना चाहिए। थोड़ा बहुत डेविएशन चलता है, लेकिन जो आपका एक वीकली रोड मैप है या मंथली रोड मैप है, तो वो एटलीस्ट आप ट्राई करें कि 80-90% तक आप उसको अचीव कर ले। जो भी आपकी प्लानिंग है, 10-15% यदि नहीं हो पा रहा है तो उससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। वो फिर आप उससे सीख सकते हो, और उतना तो प्लस माइनस चलता ही रहता है। डेफिनेटली आशीष, ये जो आपका एक्सपीरियंस रहा वो मैं स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा। जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि या तो आप लाइव चैट में, अगर आप लाइव देख रहे हैं, या फिर कमेंट में अपने क्यूरी लिख दीजिए। तो आशीष जो होंगे वो आपको उन क्यूरी का आंसर कर दिया करेंगे, जो भी उनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस होंगे। तो आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं कि सर आपने क्या फॉलो किया था, क्या नहीं किया था। तो आपकी जो क्यूरी है वो कमेंट सेक्शन में कवर हो जाएगी, क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है। तो डेफिनेटली जो जेन्युइन जो स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं वो हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं। तो आशीष, टेस्ट सीरीज की मैं बात करूं तो मान लीजिए आपने जो भी टेस्ट दिया हो, 25 मार्क्स का दिया हो या 50 मार्क्स का दिया हो या 100 मार्क्स का दिया हो, तो ऑन एन एवरेज आपके तीनों टेस्ट में कितने मार्क्स से आपकी स्टार्टिंग हुई थी और कितने मैक्सिमम मार्क्स तक आप पहुंच पाए थे? क्योंकि काफी लोगों को होता है कि 100 में से 95 चाहिए अगर टॉपर बनना है तो, या फिर काफी लोग डिमोटिवेट होते हैं, 100 में से 10 भी आ जाते हैं, 5 भी आ जाते हैं। तो जैसा मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, मेरे भी कई बार ऐसा हुआ कि मैंने 50 का टेस्ट दिया और 5 to 6 मार्क्स आ गए हो। तो ये सबके साथ होता है, इवन गेट के एक दिन पहले भी आपके साथ हो सकता है। तो आपके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस की सबसे लोवेस्ट मार्क्स आपके कभी आए हो, उससे उससे आप डिमोटिवेट हुए, या फिर कभी ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स कितने तक पहुंच पाए हो आप? तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? हाँ सर, बिल्कुल। जैसे कभी कभार क्या होता है कि हम अच्छे से फॉर्मूले रिवाइज भी कर लेते हैं, हमने प्रैक्टिस भी किया, लेकिन फिर भी क्योंकि टेस्ट का लेवल ज्यादा है, कुछ अच्छे इररिलेवेंट क्वेश्चन कन्वेंशनल क्वेश्चन टेस्ट में डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका लेवल टेस्ट का ज्यादा है, तो ऑब्वियसली मार्क्स नहीं आएंगे वहां पे। तो मेरे साथ भी वहां पे हुआ कि यदि मैंने टेस्ट दे रहा हूँ 50 मार्क्स का, तो आई एम गेटिंग इन सम टेस्ट 10, 11, 12 इस टाइप से भी मार्क्स आए। तो उससे फिर यही था कि जो टेस्ट में मार्क्स नहीं आए हैं तो उससे डिमोटिवेशन भी होता था उस टाइम पे। अभी तो जैसे मैं कह सकता हूँ कि नहीं, मैं उसको ज्यादा लर्निंग के लिए लेता था, लर्निंग एटीट्यूड था, लेकिन उस टाइम वो पे ऑब्वियसली होता एक्चुअली था डिमोटिवेशन। एक्चुअली में ये सब होता है कि टॉपर बनने के बाद सब लोग ये बोलते हैं, इवन सबका होता है, जेन्युइनली कोई नहीं बताता है। लेकिन ये पता है कि जब पेपर का एक दिन पहले होता है तो उनको भी उतना ही डर लग रहा होता है जितना एक नॉर्मल पर्सन को लग रहा होता है, ठीक है। लेकिन ये होता है कि टॉपर हाँ बनने के बाद हर कोई, फिर वो जब इंटरव्यू उनके होते हैं तो हर कोई फेंकना शुरू कर देगा। तो हम लोग ये सब चीज नहीं कर रहे, हम तो जेन्युइन बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेफिनेटली डर तो सबको लगता है, इवन डिमोटिवेशन मुझे भी होता था। मैं खुद एक्सपेक्ट करता हूँ कि 3 मार्क्स आ गए तो 3 मार्क्स आ गए तो उस टाइम एक रात नींद भी नहीं आती थी, और यही माइंड में फियर रहता था कि कल क्या होगा, ठीक है। मेरा जो ड्रीम है उसका क्या होगा, जो मेरे एक्सपेक्टेशन है उसका क्या होगा। तो ये डेफिनेटली आपने भी फेस किया होगा। यस, क्योंकि फिर हम बिल्कुल क्या करते हैं ना कि उसको एंड रिजल्ट से हम कोरिलेट करने लगते हैं कि यदि फाइनल में ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, ये तो या ये प्रिपरेशन ही पूरा सबसे बड़ा वेस्ट हो फियर होता जाएगा। है, ये सबसे बड़ा फियर तो होता है। उसके जैसे लिए तो हाँ जी, हाँ जी आशीष, कंटिन्यू।
तो उसके लिए तो यही एडवाइस है कि हाँ ऐसा देखो माइंड में आता है, लेकिन हम कितना जल्दी अपने आप को ये समझा सकते हैं कि नहीं ये हमारा फाइनल पेपर नहीं है, हम इससे सीख सकते हैं। फाइनल पेपर में बिल्कुल ऑब्वियसली हम बहुत अच्छे प्रैक्टिस के साथ देंगे, अभी टाइम है, जो भी गलतियां हैं हम उनको कवर कर सकते हैं। तो इससे हम अपने आप को मतलब डिमोटिवेट होने से बचा सकते हैं और हमारा मोरल हाई रख सकते हैं, क्योंकि एज सच डिमोटिवेशन से कोई फायदा तो होता नहीं है। तो आशीष, हम एक जितना पॉजिटिव मैं भी अपना रहेंगे। एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। और डेफिनेटली हर एक टॉपर्स भी फेस करता होगा, हर एक स्टूडेंट जो भी प्रिपेयर कर रहा है वो इस चीज को समझ पाएगा जो मैं बता रहा हूँ। जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर दो इंसान बन जाते हैं। जो एक इंसान ऐसा होता है जो मतलब सेल्फ मोटिवेट रहने की कोशिश करता है, एक इंसान हमारे अंदर ही दूसरा बन जाता है जो हमें डिमोटिवेट करने की कोशिश करता रहता है। मतलब हम यस दुनिया यस से नहीं यस। फाइट कर रहे होते हैं, खुद से ही हमारे अंदर ये चीज होती रहती है कि एक इंसान बोलेगा यार तेरे टेस्ट में इतने कम मार्क्स आ जाने चाहिए, एक अंदर से ही हमारे दूसरी आवाज भी आती है कि यार मतलब तेरे इतने कम मार्क्स आ गए तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो होता ना कि वो सेल्फ फाइट बहुत ही ज्यादा होती है और हर कोई होता है। अब आप किसको अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो इस पर डिपेंड करता है। अगर आपने ज्यादा ही मोटिवेशन वाले को हावी होने दिया तो वो भी आपके लिए डेंजरस होगा, क्योंकि आप ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे, चीजों को रिवाइज नहीं करोगे, फॉर्मुले रिवाइज नहीं करोगे, मुझे आता है सब। अगर आपने ज्यादा उस फियर वाले को हावी होने दिया अपने ऊपर तो वो आपको डिमोटिवेट कर देगा कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, तू सो जा, तेरे बस की नहीं है, सो जा भी, लेकिन नींद भी नहीं आने देगा वो आपको, रात को नींद भी नहीं आएगी उससे। तो ये वाली चीज आप इंटरनली चलता है। तो आपको ऐसा नहीं कि ज्यादा उसको हावी होने देना है दूसरे वाले को या ज्यादा पहले वाले को हावी होने देना है। मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा करना चाहिए कि दोनों को कोरिलेट करके रखो कि थोड़ा थोड़ा डर भी लगना चाहिए एग्जाम का, तभी हमारी पढ़ाई होगी। और थोड़ा थोड़ा हमें हाँ मतलब बैलेंस तो जरूरी है। हाँ बैलेंस, अगर ज्यादा ऐसा भी नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं और फिर जैसे ही एक टेस्ट में मार्क्स आए और फिर नाच रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक में आ गए, मुझे गेट तक मुझे प्रिपेयर करना है। तो ये वाली चीज काफी स्टूडेंट्स के अंदर चलती रहती है अभी। मतलब उस फियर का कारण ही होता है कि वो कई जो टॉपर्स होते हैं उनको मैसेज करेंगे उस फियर को जानने के लिए, वो उनका फियर होता है कि मुझे मतलब इस टाइम पे क्या करना चाहिए, ये क्या करना चाहिए। तो वो जरूरी है कि आप उसका एक्सपीरियंस कीजिए टॉपर से लो। जैसे अगर मान लीजिए मैं आशीष से आपकी क्वेरी पूछ रहा हूँ तो उन्होंने कैसे डील किया था, लेकिन वो आपको, अगर आप इधर उधर के प्लेटफॉर्म कई जगह जाओगे ना तो वहाँ पे जेन्यून टॉक नहीं मिलेगा आपको। तो जो मैं आपको अभी हम लोग आशीष और हम कर रहे हैं, हम जेन्यूनली टॉक कर रहे हैं कि जो था वो बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हाँ उस टाइम पे मैं मेडिटेशन किया करता था और पूरे के पूरे मतलब मेडिटेशन करते ही फॉर्मूले याद आ जाया करते थे। तो वो बाबा टाइप वाला बिहेवियर नहीं कर रहे हम, ठीक है। हमारा मतलब मेन मोटो ये है कि आपको जो जेन्यूनली हम करते थे वो बता रहे हैं, ठीक है। कई लोग बोलेंगे मैं 10-10 स्टैंडर्ड बुक पढ़ता था, इस फॉरेन राइटर की वो पढ़ता था, कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है। तो वो सबका अलग अलग होता है कि अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना है टॉपर बनने के बाद। और वो अपने आप को ये इतना हो गया ना कि इतना इतना अजीब तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं ना कि तो जो नॉर्मल स्टूडेंट होगा ना 3rd ईयर 2nd ईयर का, वो टॉपर को है कि भगवान की तरह ट्रीट करने लग जाता है, मतलब कि हाँ मतलब प्रभु है ये हमारे, ठीक है। ये होता है क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस ही ऐसा कर देते हैं। जब वो उस स्टेज में थे ना वो भी आप ही की तरह थे, वो भी ह्यूमन बीइंग ही थे, वो भी, उनको भी डर लगता था, उनको भी ये लगता था, उनको भी सब लगता था, लेकिन वो अपने आप को भगवान प्रूव करने पे लगे रहते हैं फिर। तो वो वाली चीज जनरली हर कोई होता है। तो आपको मतलब जेन्यून टॉक को ज्यादा सुनना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आप क्या कहना बिल्कुल चाहेंगे आशीष? बिल्कुल, शो ऑफ नहीं होना चाहिए बिल्कुल, उससे फिर उनको डिमोटिवेशन होता है कि ये तो बिल्कुल आइडियल है। वही तो। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर इवन पा रहे हैं। इवन ऐसा हुआ था कि एक बार मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं आशीष की, जब मैं इंग्लिश का एक बार मैंने क्या किया था कि इंग्लिश थोड़ा पढ़ता रहता था मैं ऐसे ही। तो काफी सारे टॉपर्स वगैरह के इंटरव्यू देखा था कि इंग्लिश को पढ़ो, ऐसे पढ़ो। तो मैंने बस सोचा था कि 5 से 10 घंटे तो सफिशिएंट होते ही हैं, इतनी तो इज्जत रखनी चाहिए इंग्लिश की, ऐसा भी नहीं है कि पूरा ही छोड़ दो उसको, मतलब 5-10 घंटे की इज्जत तो देनी चाहिए उसको। तो मैंने मतलब थोड़ा पढ़ा था, फिर मैंने क्या एक टेस्ट दिया था इंग्लिश का। तो उस टेस्ट में मेरे 25 में से 24 मार्क्स आ गए। मुझे भी नहीं पता कैसे आ गए, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन आ गए, ठीक है। मतलब होता है कि कभी लक काम आ जाता है। अब मैं क्या ओवर कॉन्फिडेंट हो गया उस चीज से कि यार मेरे 25 में से मतलब 24 आ रहे हैं, मतलब मैं तो इंग्लिश में महारत हासिल कर चुका हूँ, इतना पढ़ लिया हूँ 10-12 घंटे, तो सब याद है मुझे। अब मैंने क्या किया कि इस जोश जोश में एक और टेस्ट दे दिया इंग्लिश का, मैं दूसरा टेस्ट भी देता हूँ। उसमें मेरे 25 में से 0.75 मार्क्स आ गए, ठीक है। अब सेम सेम टाइम पर मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं था उनमें, 10 मिनट का डिफरेंस होगा। तो वहां पे मैं बिल्कुल डाउन हो गया वापस कि यार मतलब ये हो गया। तो ये चीज ऐसा होता है ना कि मतलब ऐसी सिचुएशन हर कोई फेस कर रहा होता है, ठीक है। आपका कोई आप अलग नहीं हो। और जनरली क्या होता है कि आप टेस्ट वगैरह भी अटेम्प्ट करोगे ना तो काफी जगह क्वेश्चंस लेवल इतना हार्ड बना दिया जाता है जितना गेट के कोरिलेट ही नहीं होता है वो, ठीक है। तो उससे अपने आप को जज नहीं करना है। आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, अगर जो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, जो आपको पढ़ाया गया है वो आपका हो रहा है या नहीं हो रहा, वो मैटर करता है। अगर नया आ रहा है तो आप उसको सीखिए, आपका माइंड डेवलप होगा डेफिनेटली।
तो ये वाली चीज भी आपको ध्यान रखना है। तो आशीष, आपका एमटेक का एक्सपीरियंस क्या रहा? इस बार तो वैसे भी कोरोना वायरस की सिचुएशन थी, तो डेफिनेटली सारा जो क्राइटेरिया वगैरह है सब चीजें चेंज हो गई थी, लाइक इंटरव्यू वगैरह एवरीथिंग। सो आपको कितना यस आईआईटी से यस। कॉल आए थे, मतलब जो टॉप आईआईटीज है इस रैंक पे? काफी स्टूडेंट्स को क्यूरी होती है कि अगर मेरी 377 के आसपास रैंक है और ओबीसी मेरी कैटेगरी है या फिर जनरल कैटेगरी है, तो आपको किस किस पर्टिकुलर आईआईटीज के कॉल आए थे, कौन कौन सी ब्रांच में? यस मैंने मेन जैसे दिल्ली, बॉम्बे और रुड़की 3 के लिए अप्लाई किया था। तो आई गॉट कॉल फ्रॉम लाइक ऑल द आईआईटीज, मतलब थर्ड फोर्थ राउंड तक, और मुझे सभी से, इन तीनों से ही कॉल आया था एक्चुअली। तो फिर बॉम्बे डिसाइड किया फाइनली। ओके। सो आशीष, बेसिकली यस। आप अभी आईआईटी बॉम्बे से हो, और जैसा कि आईआईटी बॉम्बे से ही पेपर हो रहा है, तो क्या आप पेपर बना के दे सकते हो हमें उसके रिगार्डिंग? नहीं नहीं, देखिए वो तो बहुत बड़ी बात है। Like इसमें तो like that. एक्चुअली क्या है ना कि Actually, I am asking it like last time when I am in IIT Delhi, और IIT Delhi ने पेपर बनाया था, तो definitely lots of the student asking me, सर आपको तो पता ही होगा, प्लीज give us the favorite topics and everything। तो genuinely मैं बता रहा हूँ कि ये क्यूरी मैंने फेस की थी उस टाइम पे। तो मैंने बोला कि I am in IIT Delhi, I am a student, ऐसा नहीं कि मैं पेपर बना रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता होता है कि आप मुझसे पूछ रहे हो। बोले कि सर आपको ये तो पता ही होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, क्या है। तो हाँ, ये हम थोड़ा जज करके बता सकते हैं, क्योंकि हम अपने सेम लेवल ऑफ प्रोफेसर से टच में रहते हैं, तो हमें आइडिया लग जाता है प्रोफेसर वाइज की ये जो प्रोफेसर होते हैं थियोरेटिकल को ज्यादा वेटेज देते हैं, या फिर ये प्रोफेसर थोड़े नए टाइप ऑफ क्वेश्चन बनाते हैं, तो थोड़ा हमें इस चीज का आइडिया रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग बट जैसे गैस कर सकते हैं गेस हम। वो बस बट जो गेस है होता वो है, कितना, वो बट गेस कितना जीरो वो भी होता है। सही है कितना गलत है उसका तो कोई फाइनल या आंसर नहीं है, वो तो क्योंकि वो मतलब तो हमारा एक गेस ही होता है, ऐसा भी नहीं है कि हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। ये कहते हैं ना कि इस बार आईआईटी बॉम्बे में यही आएगा, या फिर इस बार आईआईटी बॉम्बे बना रहा है तो यही आएगा, जैसे मतलब वो उनके कोई रिश्तेदार है पेपर बनाने वाले, वो जो यूट्यूब पे चलता है ना, ये डेफिनेटली इस तरीके से शो किया जाता है। तो मैं देखिए मेरी जो yes, जितनी भी yes. टॉक्स होती है जेन्युइनली मैं बातें करता हूँ कि ऐसा होता है, अपना एक्सपीरियंस। तो उसमें मतलब आप कुछ गेस करना चाहेंगे आपके हिसाब से, मतलब आईआईटी बॉम्बे का थर्मल ज्यादा स्ट्रॉन्ग चलता है, या फिर अप्लाइड मैकेनिक्स में ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब ग्रोथ अच्छी है? जैसे रिसर्च वगैरह जिस फील्ड में ज्यादा होती है, तो चांस होता है कि गेट में क्वेश्चंस भी उस पर ज्यादा है। तो रिसर्च एरिया जैसे आईआईटी दिल्ली का मैं बात करूँ, तो प्रोडक्शन का काफी अच्छा है, कुछ जैसे थर्मल के कुछ पार्ट का काफी अच्छा है। तो पिछली बार वेटेज काफी अच्छा आया था, प्रोडक्शन का भी थर्मल के भी काफी अच्छे क्वेश्चन आए थे। जैसे प्रोडक्शन में इंडस्ट्रियल वगैरह के तो क्वेश्चन उन्होंने बहुत डीप तक पूछे थे। तो आपका कुछ ऐसा गेस हो जो आप स्टूडेंट्स को करना चाहोगे अपने एक्सपीरियंस से? हाँ, जैसे हम नॉर्मली सुनते हैं कि आईआईटी बॉम्बे का डिजाइन ज्यादा फेमस है, तो फिर वैसे डिजाइन के लिए बॉम्बे इज फेमस। बट क्वेश्चंस में क्या है कि एक्चुअली उसमें गेस करना या हम फोरकास्ट करें कुछ, तो वो फिर सही हो सही नहीं गलत हो तो है। उसमें ज्यादा बस ये है मतलब कि कर नहीं आपने, सकते हैं। आपने जैसे डिजाइन का बोला है, तो डेफिनेटली ये है कि मैं पॉसिबल की डिजाइन के जो क्वेश्चन है उनका थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिख जाए। बस ये वाली चीज हम उनको बता सकते हैं कि डिजाइन पे थोड़ा वेटेज ज्यादा आ जाए, या फिर डिजाइन पे बेस थोड़े ज्यादा प्रैक्टिस स्टूडेंट्स को क्वेश्चन करना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये बिल्कुल, नहीं लेकिन कि हमें, हाँ, करना तो सारा ही चाहिए, सारा करना तो हंड्रेड सारा परसेंट ही, ही ऐसा हमें नहीं कि कवर डिजाइन करना हमारा फेमस होगा। लेकिन ये होता है कि कई स्टूडेंट्स को दिल का सुकून मिल जाता है कि हाँ सर मेरा डिजाइन अच्छा है, जब उनको सुनने को मिलेगा कि डिजाइन में आ सकते हैं क्वेश्चन, तो थोड़ा वो मोटिवेशन फील करते हैं रेदर देन दिस। ओके। सो अभी आपका जो मतलब मान लीजिए एमटेक चल रहा है, तो काफी स्टूडेंट्स को ये भी डाउट होता है कि सर स्टाइपेंड मिलेगा नहीं मिलेगा, अभी डेफिनेटली काफी क्वेरी पूछते हैं। तो आपने तो अभी रिसेंटली एडमिशन ले लिया स्टाइपेंड। है, तो स्टाइपेंड हाँ, का स्टाइपेंड आ रहा है। या तो स्टाइपेंड वगैरह तो डेफिनेटली आईआईटी प्रोवाइड कर ही रहा है इस बार। काफी लोग की ये क्यूरी होती है, सर यस। आईआईटी गेट में स्कोप है ही नहीं, स्टाइपेंड नहीं मिलता है, पीएसयू में कॉल नहीं आ रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हो गया है। तो ये चीज आपने भी फेस की होगी डेफिनेटली। आशीष, ये मैं एक कॉमन क्यूरी पूछता हूँ स्टूडेंट्स की, और ये तो मैं खुद बता सकता हूँ इसका एक्सपीरियंस अपना। आपने देखा होगा जब गेट 2022 हम 2020 हम अटेम्प्ट कर रहे थे, तो उससे पहले बहुत सारे मतलब चल रही थी चीजें। जैसे एक चीजें ये आ गई थी कि मतलब स्टूडेंट्स वो स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, उसके लिए भी काफी स्टूडेंट अपने पास से डाइवर्ट हो गए थे, डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। लाइक उनके माइंड में ये सब चीजें चलने लग गई थी कि स्टाइपेंड नहीं आएगा, फीस बढ़ गई है, 2 लाख फीस हो गई है। तो ये कई लोगों को उनके जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे टिल नाउ नवंबर तक, उनका पास से उनको
अलग कर दिया था। तो आपने भी देखा होगा अपनी सर्किल में ऐसे कई लोगों को जो आपके साथ प्रिपेयर कर रहे थे, मैंने काफी लोगों को ऑब्जर्व किया है। इसके अलावा एक दो डिस्ट्रैक्शन और भी आए थे, जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीलिम्स के मार्क्स में कुछ हो गया था कि वैकेंसी कम कर दी गई है और ये सब हो गया था। वो भी 10-15 दिन तक काफी गेट के पहले ही जस्ट हुआ था, तो काफी माइंड डाइवर्ट किया था कई लोगों का। फिर पीएसयू प्राइवेटाइजेशन पे काफी सारे न्यूज वगैरह आने लग गए थे। तो आपने देखा कई लोग इसकी वजह से फेलियर होते हुए आपकी सर्किल में कोई मतलब टच में रहे हो, आपके दोस्त वगैरह जो भी जो इन सब चीजों में डाइवर्ट हो गए, बल्कि वो पहले अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। मेरे टच में काफी लोग थे ऐसा। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन यस होते हैं ये यस। कितना इफेक्ट करते हैं मतलब आपके अकॉर्डिंग, और हमें कैसे बचना चाहिए, क्योंकि आपने भी उन सिचुएशंस को फेस किया होगा, तो आपने कैसे ओवरकम किया उनको? यस बिल्कुल, ये आपको थोड़ा मतलब नेगेटिविटी आएगा इससे कि एक्चुअली जो हम स्टार्टिंग में जिस मोटिवेशन के साथ गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट किया था और एट द एंड में जाके हमें ये सब नेगेटिव बातें ही क्यों सुनने को मिल रही हैं, तो उससे आपके माइंड में थोड़े नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे। बट उसमें उस टाइम पे सॉल्यूशन यही है आपके पास कि आप जो भी नेगेटिविटी या सोशल मीडिया वगैरह से जहां से भी नेगेटिव ये इंफॉर्मेशन आ रही हैं, तो वहां से आप दूर रहें, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं होता और वो चीजें आप चेंज भी नहीं कर सकते हो। क्योंकि अभी हमारे पास जैसे वो वी आर हैविंग 2.5 months, तो 2.5 months में यदि हम हमारे प्रिपरेशन पे ज्यादा फोकस करेंगे रादर देन कि कितने इसके बारे में सोचे कि हाँ कितने सीट्स आ रहे हैं, कितने प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और ये क्या हो रहा है, क्योंकि हमने डिसाइड तो कर लिया कि यार गेट में ही रैंक निकालना है और 2.5 months में फिर हमें उसी पे फोकस करना है रादर देन ये सब पॉलिटिक्स में। तो पॉलिटिक्स यू कैन सी आफ्टर द एग्जाम। पहला एडवाइस तो यही रहेगा कि हाँ कि आप अपने एग्जाम पे ही फोकस करें, इन सब न्यूज वगैरह से जो भी है दूर रहें। और जो लाइक भी फ्रेंड आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं कि हाँ तू क्यों प्रिपरेशन कर रहा है, ये इससे तो कोई स्कोप नहीं है, तो उन सभी से भी आप दूरी बना लें। मेरा यही एडवाइस रहेगा। लाइक देन मैं भी ऐसे ही किया करता था, जब मुझे कोई ऐसे बोलता था कि यार गेट का तो स्कोप ही नहीं है, इतना अच्छा रैंक नहीं आएगा तो कुछ कर नहीं पाओगे, तो मैं सेमली यही चीज उनको बोला करता था कि यार मैं तो गेट की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पटवारी का फॉर्म भरूंगा, तो थोड़ा टेक्निकल पढ़ लेता हूँ तो मेरा माइंड डेवलप हो जाए। तो मतलब उनको आप उसी की तरीके से ट्रीट कर सकते हो कि हाँ मैं पटवारी की तैयारी कर रहा हूँ, बस इंजीनियरिंग के थोड़े बहुत सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ कि साइंस मेरी अच्छी हो जाए। तो वो अपने आप समझ जाएगा कि आप इस टॉपिक पे उससे बात नहीं करना चाहते हो, इनडायरेक्टली आप उनको हाँ बोल उस सकते टाइम हो। पे हमें इग्नोर तो देखिए करना ही पड़ेगा, इग्नोर हाँ, तो करना आना ही चाहिए हमें कि तो हमें वो पता है क्या सही है क्या गलत है। हाँ, बिल्कुल। या तो डेफिनेटली वो सुनो सबकी, लेकिन करो अपने मन की, वाली चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, डेफिनेटली काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसा होता है, हमें इश्यू होता है, तो आपको नेगेटिव एनर्जी से करना है। और डिप्रेशन लेवल जो होता है वो डेफिनेटली काफी बड़ा हो जाता है। इवन आई फेस लॉट्स ऑफ द डिप्रेशन इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि उस टाइम हमारे माइंड में एक्सपेक्टेशन होते हैं और हम काफी सारी चीजें सोच रहे होते हैं, लेकिन जेनुअली बात करें तो वही जो एक्सपेक्टेशन होते हैं उनसे हम डे ड्रीमिंग हमारा शुरू हो जाता है कि मैं इस टाइम पे फरवरी में मेरा रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद में मैं ये अप्लाई कर दूंगा। इवन कई लोग तो शादी के सपने भी देखने लग जाते हैं, मतलब ये करूंगा वो करूंगा, यहाँ जाऊंगा वहां जाऊंगा, इतने पैसे मिलेंगे। तो ये डे ड्रीमिंग का इश्यू भी काफी लोग फेस करने लग जाते हैं उन सिचुएशंस में। तो डेफिनेटली ये वाली चीज जो होती है, जब हमारे मान लीजिए हमने ये काफी बड़ा प्लान बना रखा है, डे ड्रीमिंग कर रखा है, तो इससे हमारे माइंड में एक्सपेक्टेशन बन गई, और वो जैसे हमने एक टेस्ट दिया और 25 में से हमारे 5 मार्क्स आ गए, वो एक्सपेक्टेशन टूटी, वो डिप्रेशन बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो आशीष, जैसे अगर आप कोई टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करते थे तो आप कोई टारगेट सेट करते थे, जैसे 25 में से आपको 20 से ऊपर ही मार्क्स चाहिए, या फिर 50, या फिर आपका क्या पर्टिकुलर प्लान होता था जैसे टेस्ट टेस्ट के नहीं अंदर? नहीं, मैं ऐसे कभी भी नहीं सोचता था कि मुझे 20 से ऊपर ही लाने हैं या मतलब 25 ही लाने हैं। तो बट मैं पहले थोड़ा प्रिपरेशन करता था, जो भी टेस्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड टेस्ट दे रहा हूँ उससे नोट्स वगैरह पढ़ लिए, थोड़े प्रैक्टिस कर लिए, पीवाईक्यू देख लिए। तो उसके बाद मेरा ऐसा कोई फिक्स नहीं होता था कि हाँ इतने मार्क्स लेने हैं। हाँ जितने आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं तो होता था मोटिवेशन, लेकिन एवरेज मार्क्स आ रहे हैं तो फिर मैं जो गलतियां होती थी उनको नोट डाउन करता था कि ठीक है ये गलतियां हम वो नोट डाउन करके फिर मैं अगले टेस्ट में देखता था कि हाँ इसमें इतनी मैंने सिली मिस्टेक्स कर दी थी, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गया था, इसमें मैं टाइम ही नहीं मैनेज कर पाया था, इसमें मैं 4 क्वेश्चन तो रह ही गए थे लेकिन टाइम हो चुका था पहले ही। तो फिर अगले टेस्ट में यदि वो नहीं होती थी तो उससे थोड़ा अच्छा फील होता था कि हाँ चलो एक मिस्टेक तो मैंने नहीं की पिछले टेस्ट की बजाय। तो जब हम वो मिस्टेक्स लिख के और अगले टेस्ट में उनको देखेंगे तो हाँ
कि ये मिस्टेक मैंने नहीं की, तो आप हमें अपने आप ही अच्छा लगता था। मार्क्स भी ऊपर नीचे होंगे तो ठीक है, अच्छे आएंगे तो आपको इम्प्रूवमेंट फील होगा, कम आएंगे तो फिर आप वो लिख लो कि हाँ भाई क्यों, क्या गलतियां रह गई आपकी। तो वही सबसे अच्छा पैरामीटर। और दूसरा क्या है कि प्रैक्टिस, तो देखिए प्रैक्टिस ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है गेट में, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट तो पढ़ ही लेते हैं। कॉन्सेप्ट के लिए तो हम जैसे स्टार्टिंग से मैंने बताया है कि हमें कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, तो उसके बाद यदि कॉन्सेप्ट हो जाता है तो हमें प्रैक्टिस 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 ही करना है फिर, कि चाहे वो हम प्रैक्टिस PYQ से करें, चाहे हम टेस्ट सीरीज को भी हम एज ए प्रैक्टिस ही ले सकते हैं कि हाँ भाई टेस्ट सीरीज से भी हमारे क्वेश्चन ही प्रैक्टिस हो रहे हैं विद इन द टाइम पूरा। तो बाद में तो यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमें बहुत प्रैक्टिस ही करना है, और प्रैक्टिस का ही गेम है गेट। तो गेट में यदि हम आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, हाँ श्योर है। उससे ही लाइक सारी चीजें, एक्यूरेसी इंप्रूव होगी ये और क्लैरिटी भी उन्हीं उसी से। काम करता है जैसे हम एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो ये जैसे हम यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो देख रहे होते हैं कि पर्टिकुलर आपको पनीर की सब्जी बनानी है, तो आप इतना ग्राम पनीर लीजिए, इतना ग्राम ये लीजिए, इतना ग्राम ये लीजिए, हम ये सारी क्वांटिटी को ऐसे लेते हैं। लेकिन जब हम उस वीडियो को देख के हम जज नहीं कर सकते कि हम बनाना सीख गए। तो यही सेम थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर होता है कि हमें चीजें, हमने थ्योरेटिकली तो जान ली है, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल करने गए तो फिर वहां पे हमारा कुछ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो वो कैसे होगा? आपने YouTube से वीडियो देखी और फिर उसको अप्लाई किया। आप पनीर की सब्जी बनाने जाओगे तो हो सकता है आपने कभी जलाओगे भी सही उसको, कभी हो सकता है कि वो गलत आपकी मतलब आप मिर्ची ज्यादा डाल दो, कभी कुछ ज्यादा डाल दो, तो ऐसी चीजें होती है। तो सिमिलरली जब न्यूमेरिकल करोगे आप, तो उस टाइम में भी आपको काफी चीजें फेस होगी। कभी आपने डाटा गलत डाल दिया, कभी आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, कभी आपने स्लिप मिस्टेक कर दी। लेकिन धीरे धीरे फिर आपका जिस तरीके से एक जो बावर्ची होता है उसको पनीर की सब्जी बनाने में परफेक्शन आ जाता है, तो ऐसे आपको भी न्यूमेरिकल में परफेक्शन आ जाएगा। और जब न्यूमेरिकल में परफेक्शन आपका आ रहा है तो आप ट्यूशन कर पाओगे। तो हर एक जो चीज है ना वो प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कनेक्टेड है। ही है। प्रैक्टिकली कनेक्टेड है, ऐसा नहीं कि आप थ्योरेटिकल, काफी लोग थ्योरेटिकल को बहुत पढ़ते हैं लेकिन न्यूमेरिकल करते ही फिर उनको अच्छा नहीं लगता है, मतलब फील। और एक ये चीज होता है, काफी लोग एक बार सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं लेकिन जब रिवीजन करना होता है तो वो रिवीजन को ज्यादा माइंड में नहीं लाते हैं। जैसे एक ही चीज को बार बार क्या पढ़े, मुझे तो सब आता है, लेकिन जब ट्यूशन करने बैठते हैं तो फिर उनको फॉर्मूला याद आता नहीं है। ठीक है, तो ये वाली इश्यू सबको फेस हो रहा होता है। तो जैसे आशीष, आपने कई लोग ये भी बोलते हैं कि स्टैंडर्ड बुक पढ़ना चाहिए क्या? तो आपने कितनी स्टैंडर्ड बुक पढ़ी थी? और आप बताना चाहेंगे कि मतलब जैसे कॉलेज की नहीं पूछ रहा हूँ मैं, मतलब आपने गेट के टाइम पे कितनी स्टैंडर्ड बुक फॉलो की थी? गेट के टाइम पे तो देखिए मैंने स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ा था उस टाइम पे। तो जैसे जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं या जो भी प्रिंटेड नोट्स होते हैं या भी जो मटेरियल होता है, तो उन्हीं से मैंने रेफर किया था। पीके नाक के कुछ सॉल्ड एग्जांपल्स वो भी मैं कहूंगा कि ना के बराबर ही किए होंगे, तो मैं नहीं कहूंगा कि मैंने बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स रेफर की थी। हाँ, आफ्टर द गेट एग्जाम एक दो बुक्स से मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो यदि हम जो भी हमारा सिलेबस है उससे रेलिवेंट जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें हम क्लैरिटी यदि हमारी हो जाती है, चाहे वो आप नोट से पढ़ के उनमें क्लैरिटी लेके आओ, चाहे आप नैपटेल से पढ़ के लेके आओ, चाहे आप ऑनलाइन सोर्स की हेल्प से जो जहाँ भी कनेक्टेड हो, तो या फिर आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो। तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम है या नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो हमारे पास बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। और जो हमारे पास रेलिवेंट जो नोट्स होंगे उनमें वो सारा गेट से रेलिवेंट कंटेंट हमें समराइज होके मिल जाता है। तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा यदि हमें टाइम सेव करना है। और यदि हमारे पास टाइम है तो हाँ, हम फॉलो कर सकते हैं स्टैंडर्ड बुक्स को। लेकिन यदि हम फॉलो करते हैं तो एक को ही फॉलो करो, ज्यादा फॉलो करेंगे तो फिर वो भी मैनेज नहीं हो पाएगा, लाइक दैट आशीष, क्योंकि सब्जेक्ट ज्यादा मैं जो स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ, अगर वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में है अभी, यानी सेकंड एटलीस्ट थर्ड ईयर में है, तो थर्ड ईयर तक के स्टूडेंट हैं तो उनको एटलीस्ट अपना स्टैंडर्ड बुक वो फॉलो कर सकते हैं। थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को भी, वो भी जो आने वाले सब्जेक्ट है उनके आने वाले सेमेस्टर्स में। ठीक है, और अगर मान लीजिए जो सेकंड ईयर में है वो हर एक सब्जेक्ट के लिए स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर सकते हैं। और लेकिन अगर आप पास आउट हो गए, ड्रॉप आउट हो गए, तो आप, हो सकता है कि आप जब डे ड्रीमिंग कर रहे हो तो आप ऐसा सोच लो कि मैं तो स्टैंडर्ड बुक से सारा पढ़ लूंगा, सारे कॉन्सेप्ट कर लूंगा। जोश आएगा आपके अंदर, फिर आप देखोगे थर्मोडायनामिक्स का जो एक पेज है उसको पढ़ने में आपका 10 मिनट लग रहा है, और उस पेज के टोटल कितने पेज है? 300 पेज है। ठीक है, या फिर 700 पेज है, 700 इंटू आप 10 करोगे, 7000 मिनट हो गए। और मान लो 6000 मिनट भी आपके हो गए, तो आपको कितना लगेगा? 6000 मिनट मतलब आपको 100 घंटे उस एक बुक को पढ़ने में लग जाएगा। फिर आप ट्यूशन करोगे तो कितना टाइम लग जाएगा? तो डेफिनेटली आप उसको भी इवेल्यूट करिए कि इस, ये जो आप प्लान बना रहे हो इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव कितना है। क्योंकि हम प्लान बनाते हैं तो उसका ये नहीं होना चाहिए कि उसका एक
आपने रैंडम प्लान बनाया, जोश में आके प्लान बना लिया और फ्यूचर पर्सपेक्टिव उसका अप्लाई हो ही नहीं रहा है। आप हर एक सब्जेक्ट के लिए सोचोगे ना कि जैसे थर्मोडायनेमिक्स आपने बुक से पढ़ा, उसको कंप्लीट करने में 100 घंटे तो बुक को कंप्लीट करने में लग गए। रिवीजन भी करना है आपको, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है, बाकी सब चीजें भी है। अगर मान लो आप दूसरी बुक हाँ उठाओगे, चलो थर्मोडायनेमिक्स की बुक तो छोटी है, अगर आप सोम की बुक की बात करोगे इसमें लगभग 2000 पेज आएंगे, तो फिर उसको क्या आप 2000 पेज मतलब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर एक पेज को पढ़ने में 10 मिनट भी लग रहा है तो आपको 20,000 मिनट लगते हैं, और 20,000 मिनट को अगर हम अप्रोक्सीमेटली देखें तो 330 घंटे के आसपास होता है। अब 330 घंटे आप सोम को पढ़ लोगे, फिर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लोगे, तो इतना टाइम आप दे पाओगे नहीं दे पाओगे। कोई भी प्लान हम बना रहे हैं तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव भी उसका मेरे अकॉर्डिंग देखना चाहिए आशीष, और डेफिनेटली आपने भी ऐसा किया ही होगा, तभी आपकी रैंक आपने इम्प्रूव की है। तो काफी लोगों हाँ, के जैसे कि हम यदि कोई या कॉन्सेप्ट में ऐसा होगा कि यदि ये कॉन्सेप्ट मेरा वीक है, इसमें क्लैरिटी नहीं हो रहा है, तो हम उन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स के लिए बुक को देख सकते हैं। जैसे मैंने भी कुछ कॉन्सेप्ट्स में किया कि हाँ ये इसमें क्लैरिटी नहीं है, तो वो टॉपिक बस देख लो, आप पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यदि आप इसी साल गेट को टारगेट कर रहे हो और आपको पता है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट्स वीक है, कहाँ से करूँ नहीं हो पा रहे, लेकिन इस बुक से पढ़ लूँ तो हो जाएगा, तो वो स्टैंडर्ड बुक से, तो उस स्टैंडर्ड बुक से केवल वही टॉपिक आप देखें और उसी को हाईलाइट करें, और पूरा ना पढ़ें, क्योंकि पूरा आप कर भी नहीं पाओगे, टाइम कम है। वो यदि टाइम आप प्लान कर रहे हो कि अगले साल के लिए, उससे अगले साल के लिए, तो फिर आप कर सकते हो वो कि स्टैंडर्ड बुक पढ़। लेकिन अभी यदि इसी साल का टारगेट है तो उसमें तो आप बस यही करो कि जो जो टॉपिक्स आपको क्लैरिटी नहीं है उनको हाईलाइट कर लो स्टैंडर्ड बुक से और उनको लिख लो, दैट्स इट। ओके। सो आशीष, ऐसे कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट में हमारा फियर आ जाता है, जैसे मान लीजिए कई सब्जेक्ट, कई बिल्कुल। को सोम से फियर आ जाता है, कई को मशीन डिजाइन से फियर रहता है। तो एक हमारे प्रिपरेशन में 2-3 सब्जेक्ट ऐसे होते ही हैं जिनसे हमें फियर रहता है। जैसे कई लोगों को हीट ट्रांसफर के कन्वेक्शन से ही फियर होता है, ठीक है, उनको फॉर्मूले पता ही देख के छोड़ देते हैं, मतलब छोड़ने वाला फिनोमिना काफी माइंड में आने लग जाता है। तो उस सब्जेक्ट जैसे मशीन डिजाइन में किसी को फियर है तो क्या मशीन डिजाइन पूरा ही छोड़ देना चाहिए, या फिर उसको उसमें टाइम देके पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? आपने भी ये चीज फेस की नहीं होगी। नहीं, हम स्किप तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमें फियर है, लेकिन हम एटलीस्ट बेसिक्स कर सकते हैं कि यदि उससे बेसिक क्वेश्चन आएगा तो हम वो निकाल लेंगे। तो हमें इतना तो करना है कि यदि हाई लेवल का क्वेश्चन आए वो ना बने, लेकिन बेसिक्स बेसिक्स हमें उसके कवर कर लेने हैं। जैसे मेरा खुद का ही मैन्युफैक्चरिंग पोर्शन में थोड़ा वीक है, लर्निंग वाला जिसमें मतलब थ्योरी ज्यादा आती है, तो उसमें मेरा तो वो पोर्शन वीक है। मैकेनिक्स वाला इधर ये वाला पोर्शन स्ट्रांग है, थर्मल वाला, मैकेनिक्स प्लस थर्मल। तो अब मैंने मैन्युफैक्चरिंग को इतना सब मतलब मैनेज किया था कि जो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं तो एटलीस्ट वो कर लूं, ताकि जो नया क्वेश्चन आए वो ना बने, ठीक है, लेकिन जो पूछा हुआ है या फिर रेलिवेंट सिलेबस से रिलेटेड है, एटलीस्ट बेसिक बेसिक मैं कर लूं। तो वो तो करके जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर रैंक अच्छी नहीं आएगी। श्योर श्योर। सो आशीष, जैसा कि अभी पिछले 1 साल से पेंडेमिक था, तो उस पर्टिकुलर पेंडेमिक्स में जो अनअकैडमी ने रोल निभाया है एजुकेशन के मामले में, उसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कि हमारे ऑफलाइन सारी चीजें बंद थी, स्कूल से लेके हर चीज, तो इसमें जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लाइक अनअकैडमी, तो उसका क्या रोल रहा? आप उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे कि कैसे अनअकैडमी ने हेल्प की, और आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? अन अकेडमी का जो एक पर्टिकुलर गोल और विजन जो है कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना टू ऑल, और वो एक्सेसिबल बनाना सभी के लिए क्वालिटी एजुकेशन को, तो वो एक, और वो भी ऑनलाइन मोड में कि अच्छे से सभी के पास वो एजुकेशन है, आज एक्सेसिबल है विद द मोबाइल और टैबलेट इन द फॉर्म। तो मतलब क्या है कि इसका पेंडेमिक में जब कोई भी ये कोर्सेज प्रोवाइड नहीं कर रहा था, तो उसमें जो क्वालिटी एजुकेशन अन अकेडमी ने प्रोवाइड की, जो हेल्प की, वो बेसिकली बहुत ही मतलब अमेजिंग है। एंड मेरे पास मतलब उसके लिए क्या ही कुछ वर्ड्स नहीं है, मतलब इट वाज अ ग्रेट रोल played by an academy in the pandemic to help the student in their academics. बिकॉज जो लर्निंग है वो हर एक के पास होनी चाहिए। अनअकैडमी के काफी सारे यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, आपने देखा होगा। तो यूट्यूब चैनल हर कोई एक्सेस कर सकता है, इवन उसको किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे नहीं जाना है, रिमोट एरिया में रहेगा तो भी वो अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है, सेल्फ प्रिपरेशन वो कर सकता है।
एंड काफी सारे अच्छे अच्छे जो टीचर्स है वो अब अनअकैडमी पे आ चुके हैं, जो काफी क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनको उनका जो विजन है और उनके जो लाइफ का विजन है दोनों का मैच हो रहा होगा, तभी वो उसमें अब आ रहे होंगे। बिकॉज काफी सारे लोगों का होता है कि उनको आगे वाली जनरेशन को कुछ सिखाना है, ये एम बन जाता है कई लोगों का, तो वो उस हिसाब से वर्क कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली अनअकैडमी ने काफी बड़ा रोल प्ले किया है इस पर्टिकुलर सिचुएशंस में। एंड आशीष, आपके कुछ जनरल टिप्स देना चाहेंगे आप ओवरऑल सभी स्टूडेंट्स को, लाइक जो जेन्युइन टिप्स है कि स्टार्ट जैसे इस पर्टिकुलर जो गेट 2021 में उनको क्या प्लान करना चाहिए, क्या उनको अभी लास्ट के 2.5 मंथ में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? आप 3 स्टूडेंट को एज्यूम कर लेंगे, एक स्टूडेंट ऐसा रहेगा जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, उसको कुछ नहीं आता है, मतलब अभी वो शुरू कर रहा है आपका वीडियो देख के। एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने एटलीस्ट कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ सब्जेक्ट उसने थोड़े बहुत कंप्लीट कर लिया, हाफ सिलेबस उसका कंप्लीट है, हाफ सिलेबस उसका कंप्लीट नहीं है, कुछ कुछ पोर्शन उसके बच रहे हैं। एक स्टूडेंट ऐसा है जिसका पूरा सिलेबस कंप्लीट है, बस वो ड्रॉप आउट किया हुआ और वापस वो तैयारी कर रहा है। आपको तीनों ही फेज का एक्सपीरियंस होगा, तो आप तीनों स्टूडेंट्स के हिसाब से अपना ओवरव्यू देना चाहेंगे कि आपके अकॉर्डिंग वो क्या कर सकते हैं? यस, तो देखिए, यदि अभी कोई मतलब आज ही वीडियो देख के स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए तो क्या है कि आपको यदि स्टार्टिंग से पहले बिल्कुल इतना ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, तो मैं तो यही कहूंगा कि जैसे जो अनअकैडमी पे जो स्पेशल क्लासेस हैं उनमें बहुत सारे कंटेंट कवर हो रखे हैं, तो एटलीस्ट आप उनसे उन वीडियोज की हेल्प से अपने जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो पहले क्लियर करें। और गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जैसे अभी आपके पास 3 महीने और हार्डली जैसे 2500 क्वेश्चन होंगे आपकी गेट प्रीवियस ईयर में, तो 3 महीने में यदि आपके 2500 क्वेश्चन हैं और ये आपके पास 90 डेज हैं, तो आपको 30 क्वेश्चन ही तो पर डे, ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन पर डे आप यदि गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्लानिंग करते हैं कि हाँ ये चैप्टर गेट प्रीवियस ईयर से उठाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से उठाना है और इसके 30 क्वेश्चंस कर लेंगे, तो आपको इन 2.5 मंथ्स में आपका वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक कंप्लीट हो सकता है। तो उनके लिए तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा बुक्स वगैरह के चक्कर में ना पड़े अभी, और जो भी आपके पास प्रिंटेड नोट्स हैं उनसे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, आप यूट्यूब का हेल्प लें और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक पे आप अच्छे से उनको 1 बार 2 बार करने का ट्राई करें। टेस्ट सीरीज में यदि आपके मार्क्स कम आएंगे तो उसमें आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो उससे आपको तो बस लर्निंग एटीट्यूड रखना है कि हाँ जितना ज्यादा मैं लर्न कर सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा बस सीख लूँ, तो बस वो वाला एटीट्यूड रखना है। दूसरा, जिनका प्रिपरेशन कर रखा है, आधा हो चुका है, आधा नहीं हुआ है, तो मतलब कुछ पोर्शन उनका बाकी है, तो उनके लिए मैं ये एडवाइस करूंगा कि आप दिसंबर मिड तक अपना सिलेबस फिनिश करने का कोशिश करें। दिसंबर एंड तक, दिसंबर मिड तक यदि आप अपना सिलेबस एक बार फिनिश कर लेंगे, तो उसमें क्या होगा, फिर आपके पास 2 ही काम बचेंगे, रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज। तो फिर आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन भी कर पाएंगे, तो ये एक प्लानिंग बनेगी कि दिसंबर मिड तक आपका सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, तो वो आप पूरा पूरा प्लानिंग के साथ करेंगे तो बहुत अच्छे से आप कर भी लेंगे। और दूसरा, फिर आप टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस, फिर आपको बस वो प्रैक्टिस चाहे टेस्ट सीरीज से करें चाहे आप गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर रहे हैं, तो फिर आपको केवल प्रैक्टिस ही करना है। तो ये एडवाइस रहेगा मेरा कि पहले दिसंबर मिड तक अपना सिलेबस, क्योंकि बाद में आपको क्या करना है, आपको रिवीजन का टाइम बढ़ाना है और जो नया जो टॉपिक पढ़ना है वो कम करना है, क्योंकि आप पहले से कर भी चुके हो आधा सिलेबस, तो जो आपका बचा हुआ है पहले उसको निपटाओ, क्योंकि बाद में आप नया नहीं पढ़ पाओगे। अभी जब दिसंबर एंड हो जाएगा और जनवरी आ जाएगा ना, फिर नया पढ़ने का आपको हिम्मत नहीं रहेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि वो फॉर्मूला भी याद नहीं आ रहा, वो चैप्टर भी उसमें ये फॉर्मूला मैं भूल रहा हूँ, ये मेरे माइंड से निकल रहा है, स्किप हो रहा है। तो पहले आप नया वाला सारा निपटा लें, उसके बाद में रिवीजन आपका काम बचेगा और प्रैक्टिस आप टेस्ट सीरीज और गेट पीवाईक्यू से करेंगे। तीसरा, जिनका मतलब वही अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो ही चुका है, उनको तो एक ही काम बचता है, प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस आप मतलब उनका रिवीजन भी पहले से हो ही रखा होगा या नहीं हुआ है, तो आप क्विक रिवीजन कीजिए ताकि फॉर्मूले ना भूलो। और आपको तो बस केवल प्रैक्टिस ही करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका सब बन ही चुका है। आप बोल रहे हो कि सिलेबस आपका 3rd कैटेगरी में वालों का बच्चों का पूरा हो ही चुका है, तो कॉन्सेप्ट आपके पहले से हैं, तो आपका एक ही काम है बस प्रैक्टिस। तो बस प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करो, आपकी रैंक अच्छा हो जाएगी। ओके, सो डेफिनेटली आशीष, आपके जो काफी सारी चीजें थी स्टूडेंट्स को काफी हेल्प कर रही होगी। ओके, एंड काफी सारे स्टूडेंट्स की अगर और भी कोई क्यूरी होगी तो वो कमेंट सेक्शन में आपके लिए लिख देंगे, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप उनको रेस्पॉन्ड करें एंड उनकी हेल्प करें। बिल्कुल बिल्कुल। ओके,
एंड Sure. आपके हिसाब से लास्ट कॉमन सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ मोटिवेशन लाइन या फिर कुछ मोटिवेशन आप देना चाहें 1-2 मिनट में, जिसमें आप बताना चाहें कि उनको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए एंड कुछ मोटिवेशनल उनके लिए चीजें रहे, जैसे क्या आपको करना चाहिए, कुछ आपकी जेन्युइन टिप्स आप देना चाहें जो जेन्युइनली टिप्स हो। मोटिवेशन के लिए तो ऐसा ये है कि आप जैसे आपका जर्नी यदि अच्छा रहेगा, यदि हम मतलब अपने प्रिपरेशन की जर्नी में बिल्कुल खुश रहेंगे, तो हमारा एंड रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। क्योंकि देखिए हम केवल एक दिन के लिए पढ़ते हैं, और जिस दिन हमारा गेट का जो फाइनल डे जो रिजल्ट आता है, हम उस रिजल्ट में जो रैंक हमें उसमें नजर आती है, हम केवल उसके लिए मेहनत करते हैं कि हाँ वो रैंक कैसे अच्छा हो गई, वो कैसे वो रैंक मुझे टॉप 100 मतलब बहुत अच्छा, टॉप 500, टॉप 10 रैंक 1 आप टारगेट कर रहे हैं। तो मतलब ऐसा हम एक गोल लेके चलते हैं, और वो केवल उस रैंक को देखने के लिए। तो इस वो रैंक तभी हम अचीव करेंगे जब हमारा जर्नी बहुत अच्छा होगा। तो हमें अपनी जर्नी को बहुत ही खुश रहते हुए अपने मतलब प्रिपरेशन को करना है। ऐसा नहीं है कि फ्रस्ट्रेशन में, डिमोटिवेशन में या होपलेस नहीं हो जाना है। तो हमेशा मतलब बिल्कुल मोटिवेट होके अपनी जर्नी को अच्छा बनाना है, प्रैक्टिस करते रहना है, और ऑटोमेटिकली फिर आपका रिजल्ट अच्छा ही रहेगा। यदि हम पॉजिटिव रहना है तो मतलब नेगेटिविटी से दूर रहो, क्योंकि जो भी आपको नेगेटिव एनर्जीज या माइंड में आ रही हैं, तो उनको आप कितना जल्दी उसको मतलब माइंड से हटा रहे हो, तो वो मैटर करता है। क्योंकि नेगेटिव थॉट आते हैं दिमाग में कि ये नहीं होगा, रैंक अच्छी नहीं आएगी, तो उनको आप कितना जल्दी मतलब माइंड में दूसरा थॉट लाके अपने माइंड को इंगेज कर रहे हो। तो अपने माइंड को इंगेज रखो, और वो भी किस में, अपने टारगेट में। तो अपने गोल को बस फोकस रखो, और उससे रिलेटेड फिर प्रैक्टिस करते रहो, और डेफिनेटली अच्छा रैंक आएगा। और आपकी जर्नी अच्छी रहेगी तो डेफिनेटली अच्छा ही रैंक आएगा। तो कभी भी मतलब ऐसे लो फील मत करो। या एक आपने जब बताया तो मुझसे एक क्वेश्चन हो रहा है जो जनरली मुझे स्टूडेंट पूछते हैं, एग्जाम के एक दिन पहले आपकी रियल जेन्युइनली क्या फीलिंग थी, मतलब जब आप सेकंड अटेम्प्ट दे रहे थे या फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे थे, मतलब फियर टाइप ऑफ कम स्लिप होना, काफी लोगों को होता है, मुझे भी होता था, तो वो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि ये कॉमन डाउट मुझसे हाँ हर कोई एग्जाम पूछता से, है। हाँ एक दिन पहले मतलब बिल्कुल जस्ट बिफोर द एग्जाम मतलब मुझे नींद नहीं आ रहा था। तो नींद नहीं आ रहा था तो मैंने विक्स लगा लिया है। तो विक्स लगा के फिर मुझे मतलब अच्छा नींद आ गया था उस टाइम पे। तो मैं आराम से 8-9 घंटे सोया था उसको। और उससे मतलब दिन में तो बस मैं कूल था, ज्यादा टेंशन हो भी रहा था, तो फिर बस मैं दूसरी चीजों में इंगेज हो रहा था। जैसे कभी कुछ वीडियो देख लिया, या फिर गाने सुन लिए, या फिर मतलब अपने माइंड को उसमें इंगेज ही नहीं होने दे रहा था कि मेरा रिजल्ट खराब होगा या क्या होगा, कल क्या होने वाला है। तो उसके बारे में यदि माइंड में थॉट आ भी रहा था, तो मैं अपने आप को दूसरी चीजों में ज्यादा इंगेज कर रहा था, ताकि वो चीजें आए ही ना दिमाग में। तो मैं यही तो, कहूंगा कि आप अपने आप को बिजी रखिए उस दिन भी। और जो होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि वो आपके जर्नी पे डिपेंड करेगा कि आपने पहले कैसा परफॉर्म किया है। पूरी जर्नी का वो आपका एक इवैल्यूएशन होता है। और रिजल्ट आने के बाद की जो फीलिंग होती है, लाइक हम पेपर दे चुके होते हैं और उसके बाद की जो हमारी फीलिंग होती है और जो आसपास एटमॉस्फेयर बनता है विद और फ्रेंड्स, विद और फैमिली, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो हमें पहले हमसे कभी बात भी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उनका मैसेज आएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस लाइक दैट। सो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि एक रिजल्ट आपकी जिंदगी कितनी बदल देता है, लाइक आपका एक्सपीरियंस जो रहा। रिजल्ट के बाद होता है, जैसे जब वहाँ एडमिशन लिया बॉम्बे में, तब भी मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स का मैसेज आया कि हाँ भाई यार अच्छा है, इट्स ग्रेट। और उसके बाद जब वो वीडियो हमने बनाया था जो चैनल पे अपलोड किया था यूट्यूब पे, तो उसको देखा बहुत बच्चों ने, तो उससे भी मतलब बहुत मतलब अच्छी विशेष दी बहुत दोस्तों ने। तो मतलब होता है, यदि अच्छी रैंक हमारी आती है और उसके बाद हमें लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, या हमें मतलब विश करते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ या इट्स एक गुड। तरीके से सेलिब्रिटी टाइप ऑफ फीलिंग हम कह सकते हैं उसको, कि थोड़े दिन के लिए होता है वो, जब तक रिजल्ट हमारा रहे, कुछ दिन कुछ हाँ टाइम वो के बाद। या अब बाद में नॉर्मल हो जाता है। या बाद में वो हो जाता है, 1-2 दिन के लिए हमें लगता है कि मतलब हम एज ए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की तरह बिहेवियर करते हैं, होता है मेरे आसपास। तो डेफिनेटली आशीष, आई रियली एंजॉय टू टॉक विद यू, एंड काफी सारी जो चीजें हैं काफी सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करेगी। और हमने कोशिश की है कि जेन्यून टॉक हो, कुछ मतलब ऐसा ना हो कि कुछ स्टूडेंट्स को डाइवर्ट करे उनके पास से। बस ये है कि एक रियल टास्क से उनको आइडिया लगे कि कैसे क्या प्रिपेयर करना है, क्या करना है।
कैसे उनको रूटीन फॉलो करना है। हर एक इंसान का एक्सपीरियंस अलग ही होता है, हर एक इंसान का अलग ही रूट होता है मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो आपका जो एक्सपीरियंस रहा होपफुली कई लोगों से मैच करे, और कई लोगों के जो आपके जैसा प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं उनको आपके इस पर्टिकुलर वीडियो से हेल्प मिले। उम्मीद है कि आप आगे भी स्टूडेंट्स को गाइड करते रहें अपने किसी भी प्लेटफॉर्म्स के किसी भी माध्यम से। एंड आप जो भी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शंस में क्यूरी पूछेंगे उनका आप कोशिश करिएगा उनको रिप्लाई करने का। Yes, सो I will be replying and what is the your comment. Ashish, in the last I want to ask कि what is your experience from these Zoom sessions? आपका क्या experience रहा, like मतलब आपको अपना experience share करके क्या feel हुआ, like students को कितना help करेगा, like that? Any of your experience from these Sure, sessions? it was an amazing session for me. It's very good session और मुझे भी इससे सीखने को मिला बहुत कुछ। और जो भी मतलब हम जितना भी देखिए जो हमारा प्रिपरेशन हमने किया है और उससे हम जो भी वापस रिवर्ट कर पाए या कंट्रीब्यूट कर पाए, जो हमने मिस्टेक्स की वो मिस्टेक्स जो हमारी वीडियो देख रहे हैं हम वो ना करें, तो वो दैट विल बी दिस आवर सेशन विल बी सक्सेसफुल। तो हम मानेंगे कि हाँ अच्छा हुआ हमारा सेशन। तो इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी ओवरऑल। सो इन द लास्ट मतलब आपके जो few words से हो सकता है वो कई लोगों के लिए इंस्पिरेशनल साबित हो। सो थैंक यू सो मच आशीष फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशंस। एंड बाकी जो स्टूडेंट इस वीडियो को देखे हैं मैं उनको बोलना चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्यूरी लिख दीजिए। आशीष को जब भी टाइम मिलेगा अपने शेड्यूल से वो आपको ट्राई करेंगे रेस्पॉन्ड करने का। आपकी प्रिपरेशंस में जो भी आपको डाउट हो रहा है और आशीष से या फिर मुझसे जो भी क्यूरी पूछना चाहते हैं आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड डेफिनेटली ये रिकॉर्डेड सेशन था जो लाइव चैट में हम रिप्ले नहीं कर पा रहे थे, लाइव चैट में आप जो लिख रहे थे, लेकिन हम लाइव चैट को रीड जरूर करेंगे और जो नेक्स्ट टॉपर्स हमारे जो भी आएंगे हम कोशिश करेंगे कि उनसे आपकी जो क्यूरी है उनको हम पूछे। तो आई एम सॉरी फॉर दैट कि हम लाइव चैट में जो आप लोग लिख रहे थे उनका हम रिप्लाई नहीं कर पाए। वी विल ट्राई टू टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ देम एंड देन हम अगला जो टॉपर्स आएगा उनसे आपकी क्यूरी को जरूर पूछेंगे। ओके, so thank you so much Ashish for joining this meeting and have a nice day, and hopefully we will connect more in a future to guide students. Okay, Thanks a lot. Bye.